Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine and studying at home very well. Yes, students. हम पोएम पढ़ रहे थे वे आँखें, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एक जो किसान है उसका सब कुछ उजड़ चुका है, ज़मींदार की बलि चढ़ चुका है, उसके खेत जा चुके हैं, उसका जो बेटा था उसको भी ज़मींदार के लोगों ने, ज़मींदार के आदमियों ने, कारिंदों ने मार दिया है। अब और क्या क्या उसके साथ बुरा हुआ ये हम आगे कविता में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पैरा में देखिए, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार, उसका घर द्वार भी बिकवा दिया था। जमींदार के बारे में ही बताया गया ये कि जमींदार ने ही किया था ये सब। उसका घर द्वार भी बिकवा दिया महाजन ने, महाजन जमींदार सेम थिंग। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, लेकिन जो कर्जा लिया हुआ था उस किसान ने, उसके ब्याज की एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जो किसान है उसका घर द्वार भी बिक चुका है। रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह, अब किसान था, उसकी आंखों में बार बार वो चीज चुभती थी कि जो उसके कुर्क हुई, कुर्क का मीनिंग है नीलाम हुई, बरधों यानी बैलों की, जो उसके बैलों की जोड़ी नीलाम हो गई थी। यस बेटा, जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको बताए जाते हैं, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आप उनके मीनिंग साथ साथ लिख लिया करिए और बुक खोल के बैठिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और बुक में वो मीनिंग्स भी आप राइट करेंगे। ओके, यस, क्या कर रहे थे हम? रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। कुर्क मीन्स नीलाम होना और बर्ध यानी बैल। जो बैलों की जोड़ी उसकी नीलाम कर दी गई थी, वो रह रह कर उसकी आंखों में चुभती थी, यानी उसे बहुत याद आती थी उन बैलों की। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती। उजरी उसकी गाय का नाम था। उजरी सफेद भी होता है, यानी उजली। जो उसकी सफेद रंग की उजली गाय थी उसे भी महाजन ले गया था खोलकर, पास दुहाने आने देती। और वो गाय जो थी वो कभी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। वो गाय हमेशा सिर्फ किसान से ही अपना दूध दुहाती थी। और अब क्या हुआ था, अब उसकी गाय भी महाजन की बलि चढ़ गई थी, मीन्स महाजन की भेंट चढ़ गई थी। महाजन उससे भी खोल कर ले गया था, जो कि पहले कभी भी किसान के अलावा किसी से दूध नहीं दुहाती थी। आह, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आह, ये दुख पूर्वक विस्मय सूचक चिन्ह है, विस्मय सूचक वर्ड है। आह, हम किसी भी सेंटेंस के आगे दुख पूर्वक बात बतानी हो तो हम आह लगाते हैं, ये भी वही है। आह, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब जो उसके सुख की खेती जो उजड़ गई थी, उसके जो खेत थे वो उजड़ गए थे, मीन्स इसको ये भी लगा सकते हैं जो उसके सुख थे वो सब खत्म हो गए थे। तो उसकी आंखों में वो नाचा करते थे, जो उसकी प्रीवियस जो लाइफ थी उसमें जितने भी सुख थे। या फिर आप ये लगा सकते हैं कि उसकी जो खेती थी लहलहाती हुई, वो उसकी आंखों में नाचा करती थी। उसकी आंखों में अभी भी उसके सपने आया करते थे। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। अब जो घरनी यानी उसकी पत्नी, क्या कहता है कवि कि बिना दवा दर्पण के, बिना दवाइयों के उसकी जो पत्नी थी स्वर्ग चली, यानी कि मर गई। आंखें आती भर, अब उसको याद करके किसान की आंखें अभी भी भर आती हैं, यानी उसकी पत्नी को दवा की जरूरत थी लेकिन उसे दवा नहीं मिल पाई और वो बिना दवा के मर गई, स्वर्ग सिधार गई, जिसको याद करके किसान की आंखें अभी भी भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया, 2 दिन बाद गई मर। और जो उसकी छोटी सी बेटी थी वो भी अपनी माँ का दूध पीती थी, दूध मुही बच्ची थी, तो वो भी जब उसकी माँ मर गई तो 2 दिन के बाद वो छोटी बच्ची भी
मर गई। यानी पहले किसान की पत्नी मरी और फिर उसकी छोटी सी दूध पीने वाली बच्ची भी 2 दिन के बाद वो भी अपनी माँ के साथ साथ ही स्वर्ग सिधार गई, वो भी मर गई। घर में विधवा रही पतोहू। अब उसका पुत्र पहले से ही मर गया था, अब घर में कौन रह गया? उसकी पतोहू यानी उसकी बहू। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, जबकि लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। देखिए पहले ज़माने में क्या था, यदि किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसे पति घातिन बोला जाता था, यानी पति को मार कर खा जाने वाली बोला जाता था। ये नैरो माइंडेड पीपल जो होते हैं, संकीर्ण विचारों वाले जो लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें करते थे। तो मतलब अभी भी वही सिचुएशन को दिखाया गया कि चाहे वो घर की लक्ष्मी थी, पत्नी को घर की लक्ष्मी बोला जाता है, लेकिन पति घातिन भी बोला जाता है क्योंकि उसके रहते उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। लेकिन सिचुएशन कैसी होती है कि अब उसके पति की मृत्यु हो गई थी तो उस पर लोगों ने बुरी नज़र डालना शुरू कर दिया। तो एक दिन जो कोतवाल यानी जो थानेदार होता है, पुलिस वाला होता है, उसने उसको पकड़कर मंगवाया था कि उसे उसके थाने में लाया जाए। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कुएं में डूबकर मर गई। अब घर में एक विधवा पतोहू रह गई थी, बहू रह गई थी। यद्यपि वह लक्ष्मी थी लेकिन फिर भी उसे पति घातिन बुलाया गया। और उसके पति की मृत्यु के बाद उस पर कोतवाल ने बुरी नजर डाली तो वो कुएं में जाकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। अब ये उस समय की कंडीशंस का वर्णन है इसमें कि उस समय स्त्री की क्या स्थिति हुआ करती थी। जोरू यानी पत्नी, पैर की जूती। देखिए पत्नी को पैर की जूती कहा गया है कि पहले स्त्री की ऐसी सिचुएशन थी इसकी उसको पैर की जूती के नाम से बुलाया गया है। खैर पैर की जूती जोरू एक ना सही दूसरी आती। यदि एक मर गई है तो दूसरी आ जाएगी। यानी नारी की, स्त्री की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, तो उसे पैर की जूती समझा जाता था कि एक मर गई है तो दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब भी वो अपने जवान लड़के को याद करता था तो उसकी छाती पर सांप लौटते थे, यानी वो बड़ा ज्यादा दुखी होता था। और जिन लोगों ने उसे मार डाला था, यानी जमींदार और उसके लोगों ने उसे मार डाला था, उसके प्रति किसान के मन में क्रोध उत्पन्न होता था। उसकी छाती फटती थी, उसके सीने पर सांप लौटते थे, छाती पर सांप लौटते थे। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, उसकी आंखों में क्या है? पिछले सुख की स्मृति। क्षण भर एक चमक एलाती। उसकी जो आंखों में पिछले सुख की स्मृति है, यादें हैं, वो क्षण भर के लिए तो आंखों में चमक ले आती हैं। यानी जब भी हमारे साथ भी ऐसा होता है, यदि हम दुखी हैं तो दुखी रहते हैं, और कभी कभी हमें जब दुख में भी अपने पुराने सुख याद आ जाते हैं तो हमारी आंखें खिल जाती हैं, हमें बड़ा अच्छा सा लगता है। तो ऐसा किसान के साथ भी होता था। यद्यपि वो दुखी था, जबकि वो बहुत दुखी था, लेकिन जब भी वो अपने पिछले सुखों को याद करता था तो उसके क्षण भर के लिए, एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। लेकिन तुरंत मीन्स तुरंत ही, शून्य में गड़ वह चितवन, शून्य में यानी कि वो जब हम कभी सोच रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ देख रहे हैं, वैसे ही हमारी दृष्टि कहीं भी टिक जाती है। तो वह भी शून्य में उसकी दृष्टि जो थी, गड़ी हुई दृष्टि जो थी, वो तीखी नोक के सदृश्य समान बन जाती और उसे चुभने लगती थी। यानी वो पिछले सुखों को याद करके पहले तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी, लेकिन जब भी उसे वास्तविकता का एहसास होता था कि अब रियलिटी क्या है, उसके पास अब कुछ नहीं है, ना उसका बेटा है, ना उसकी पत्नी है, ना उसकी बच्ची है, उसके खेत खलिहान, उसके बैल, उसकी गायें, सब कुछ तो उजड़ चुका था। तो जब रियलिटी उसके सामने फिर से आ जाती है
तो वो जो यादें थी वो तीखी नोक के समान उसको हृदय में चुभने लगती थी। सदृश्य यहाँ पर भी बेटा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब भी आपके काव्य सौंदर्य में आपको बताना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य बताइए, तो आपको इसमें जो अलंकार हैं और रस हैं वो आपको बताने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट। और इसमें भाषा जो है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सो दिस पोएम इज एंडिंग। आई होप यू आर अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे।